गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स में अपने फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 4 चैप्टर है। फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है गाउस नियम व गाउस नियम के अनुप्रयोग, थर्ड चैप्टर है विद्युत धारिता, फोर्थ चैप्टर है विद्युत विभव। ठीक है, कुछ में कई बार अपन विद्युत विभव भी है, विद्युत धारिता भी हो सकता है, यानी दोनों थर्ड फोर्थ में भी आ सकते हैं। तो अपने ये जो यूनिट है ये बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये 7 नंबर की यूनिट है। इसके अंदर अपना आज का जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है आवेश। आवेश क्या चीज है? आवेश को इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज। आवेश ही ये मान लो फिजिक्स का मेन बेस पॉइंट है। आवेश को समझना आवश्यक है। आवेश है क्या? आवेश एक प्रकार से किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो पदार्थ के अंदर एक तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा है विकिरणों का उत्सर्जन। यानी आवेश एक प्रकार से किसी भी पदार्थ का, प्रकृति में पाए जाने वाले हर पदार्थ में ये भौतिक गुण पाया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र यानी ये इस पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरणों का उत्सर्जन तीनों प्रकार से उत्पन्न करता है। अब अलग अलग शर्त में है कि वो विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा और विकिरणों का उत्सर्जन कब करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं आवेश एक प्रकार से किसी भी पदार्थ का एक भौतिक लक्षण है या भौतिक गुण है जो पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अब देखो आवेश आया कहाँ से है? आवेश की अपने को स्टडी करने के लिए अपन ने पिछली क्लासों में ये पढ़ा है। देखो कोई भी परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का, तो उस परमाणु के अंदर होता है नाभिक। उस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी भी परमाणु के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त होते हैं, जो यानी किसी भी कक्षा के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन इलेक्ट्रॉनों को वो परमाणु दान कर सकता है या कमी होने पर वो ग्रहण कर सकता है। यानी कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी भी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। जैसे सोडियम Na, इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 11। दूसरा होता है क्लोरीन जिसके परमाणु क्रमांक होते हैं 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो जब अपन सबसे पहले बनाया, इसमें नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन और इसमें हो गए न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 11। तो अपन इस 11 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखो फ्रेंड स्टूडेंट दूसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में देखो ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये अष्टक पूरा हो गया। अब अपन बनाए तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n स्क्वायर के आधार पर। 2 इंटू तीसरी कक्षा है तो तीसरी यानी 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएंगे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परंतु अपने पास तो केवल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके पास पूरा अष्टक नहीं है। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए किसी को या तो उधार देगा या तो त्यागेगा, यानी ग्रहण कर नहीं सकता है। ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और यदि ग्रहण करता है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। दूसरी बात आई क्लोरीन की। तो क्लोरीन की ये हो गया नाभिक में 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन और 17 इसके अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी कक्षा में बात करें तो दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपन ने ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो तीसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, परंतु अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपन तीसरी कक्षा में भरेंगे। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बड़ी बात है, परंतु ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसलिए देखो किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और त्यागना, इस प्रक्रिया को आपने पढ़ा है, इसे कहते हैं संयोजकता। किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्रिया को अपन कहते हैं संयोजकता। तो संयोजकता के द्वारा ये क्या करता है, सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है जो पूरा अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी ये पूरा जो बाह्यतम कोश है ये पूरा अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें भी देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब इन 7 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी परमाणु इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से यानी ग्रहण भी कर सकता है। तो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर आता है पॉजिटिव धनावेश, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा कर लिया। इसलिए इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इसलिए जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा उस पर तो आ गया धनावेश, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया इस पर क्या आ जाएगा ऋणावेश। इसलिए अपन लिखते हैं Na+ और Cl-। यहाँ पर केवल एक संयोजकता, यानी इसके पास 1 लिखा है, इसका मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा है और इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ये क्या है आवेश है। इसका मतलब आवेश आया कहाँ से, आवेश आया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई परमाणु उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है तो परमाणु के ऊपर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी प्रकार अपन कहें कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और रेशम के कपड़े के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कांच का, यानी कांच की छड़ जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, रेशम का कपड़ा उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इसका मतलब जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। इसलिए मैं कहूँ कि
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ ने यदि 20 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रेशम का कपड़ा उन्हीं 20 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इसका मतलब त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो बेटा स्टूडेंट, ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है, ये आवेश सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हुआ है। दूसरा, ये जो आवेश है, ये आवेश ही किसी पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विकिरणों का उत्सर्जन करता है। यानी इस प्रभाव के कारण ही, यानी इस गुण के कारण ही जो पदार्थ है वो विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अब विद्युत क्षेत्र कब करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कब करेगा? देखो, यदि कोई आवेश स्थिर है, यदि कोई आवेश स्थिर है तो स्थिर की स्थिति में वो केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है। दूसरा, यदि आवेश एक नियत वेग से गति कर रहा है, यानी आवेश चल रहा है और किस नियत वेलोसिटी, नियत वेग से चल रहा है, यानी एक आवेश है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यानी आपने पढ़ा है पिछले क्लासों में कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो इसी की देन है कि यानी आवेश एक नियत वेग से चल रहा है, तो नियत वेग से चल रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। और यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति का मतलब वो असमान वेग से चल रहा है, पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, अब 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इसका मतलब वो त्वरित गति कर रहा है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, यानी जब भी कोई भी आवेश त्वरित गति करता है, तो त्वरित गति की स्थिति में विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और इनके साथ साथ विकिरणों का उत्सर्जन भी करता है, यानी कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करेता। अब देखो, आवेश अपन ने पढ़ा, आवेश का जन्म मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। जब भी कोई भी परमाणु अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो ग्रहण करता है, यानी कोई भी परमाणु अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या ग्रहण करेगा, उस स्थिति में आवेश की उत्पत्ति होगी। और ये आवेश किसी भी पदार्थ का वो भौतिक लक्षण है जिसके कारण वो पदार्थ विद्युत बल यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विकिरणों का उत्सर्जन तीनों उत्पन्न करता है। वो एक प्रकार से पदार्थ का गुण आवेश कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं समझने के लिए मैं आपको आवेश के बारे में हिस्ट्री बताता हूं। एक थेल्स नामक वैज्ञानिक था। वो वैज्ञानिक भ्रमण के लिए सुबह बाल्टिक सागर के पास भ्रमण कर रहा था। उसने देखा एक पीले रंग की वनस्पति समुद्र के पास में उगी हुई थी, और वो वनस्पति जैसे ही हवा चल रही थी तो वो हवा के कारण सीधी हो रही थी, और जैसे ही हवा बंद हो रही थी तो वो वनस्पति मुरझा रही थी। तो वहाँ से उस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि हवा की वजह से इस वनस्पति के अंदर कोई न कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण ये आवेशित हो रही है। तो वहाँ पर जो पीले रंग की वनस्पति थी उसको यूनान भाषा में इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है, और अपनी भाषा में इलेक्ट्रॉनिकी को विद्युत कहा जाता है। इसका मतलब विद्युत का जन्म कहाँ से हुआ, आवेश से हुआ। ठीक है। अब देखो, आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार,
आपने पढ़ा आवेश दो प्रकार का है, एक तो आवेश होगा धनात्मक आवेश और दूसरा होगा ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब है आवेश की उत्पन्न। आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, यानी आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति तीन प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन। कोई भी वस्तु है उसको घर्षण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। दूसरी है चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशित करना। तीसरी है प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। आवेश किसी भी वस्तुओं को, यानी कोई भी वस्तु है प्रकृति में पाई जाने वाली, ये ध्यान रखो, प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, अपन हर वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अपन उसको आवेशित किस तरीके से करते हैं? तीन तरीके आवेशित करने के, घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब है सबसे पहला टॉपिक कि घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब होता है दो वस्तुएं अपन लेंगे, ये दोनों वस्तुएं कैसी होगी? अनावेशित होगी। देखो ध्यान से देखना, एक तो होती है आवेशित, जो आवेशित की गई है, एक होती है अनावेशित जिस पर कोई आवेश नहीं है, और आवेशित का मतलब उस पर कोई ना कोई आवेश है। अपन दो वस्तुएं लेंगे जो कैसी होगी? अनावेशित होगी। उन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाएंगे, रगड़ेंगे आपस में। तो आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है, यह आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण के द्वारा आवेशन। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें, कांच की छड़, और दूसरा अपन ने लिया रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो एक पर धनावेश आएगा, दूसरे पे ऋणावेश आएगा, क्योंकि एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो अपने को एक ध्यान रखना है कि ये कांच की छड़ जितने इलेक्ट्रॉन मान लो त्याग रही है, तो रेशम का कपड़ा उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका मतलब कांच की छड़ को रेशम के, यानी रेशम के कपड़े के द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो कहलाती है घर्षण के द्वारा आवेशन। जैसे एग्जाम्पल अपन दूसरा लें, आपने देखा होगा टीवी की स्क्रीन जो है, वो टीवी चलने के बाद आप टीवी की स्क्रीन के पास अपने हाथ को ले जाना, आपको एक चटक की आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब वो क्या है? आवेश है। ठीक है, तो ये आवेश किस वजह से हुआ है? घर्षण के द्वारा आवेशन हुआ है। घर्षण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया क्या होगी? जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया घर्षण के द्वारा आवेशन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश व रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होता है। कांच की छड़ पर जितना धनावेश होता है, रेशम के कपड़े पर उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। यह है घर्षण के द्वारा आवेशन करने की प्रक्रिया। अब देखो दूसरी प्रक्रिया आपने देखी, दूसरी प्रक्रिया है चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा किस प्रकार अपन आवेशित कर सकते हैं? चालन के द्वारा आवेशन में देखो, अपन ने पिछले घर्षण के अंदर दोनों वस्तुएं अनावेशित थी, जबकि चालन के अंदर दो वस्तु लेंगे, एक तो वस्तु होगी आवेशित और दूसरी वस्तु कौन सी होगी? अनावेशित। यानी एक पर पहले से आवेश रहेगा और दूसरी वस्तु होगी वो अनावेशित होगी। उन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ सरकंडे की कुछ गोली ली है, ठीक है, उसको मैंने किसी लकड़ी के स्टैंड पर रख दिया।
लकड़ी के स्टैंड पर इसलिए रखा, यानी ये अपना कुचालक स्टैंड है, क्योंकि यदि मैं इसको आवेशित करूँगा तो ये आवेश पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, यानी धरती के अंदर चला जाएगा। इसलिए मेरे को आवेश चेक करने के लिए एक मैंने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले ये अपना ये कुचालक स्टैंड है, इस कुचालक स्टैंड पर सरकंडे की गोली रखी है अपन ने, ठीक है। और दूसरा अपन ने लिया, ये भी कुचालक स्टैंड पर रख दिया, ये सरकंडे की गोली दूसरी हो गई, ये दोनों ले लिया। इसमें से एक तो है आवेशित और दूसरी कैसी है, अनावेशित है। मान लो इस आवेशित वाले पे कितना आवेश है, +2, यानी +2 आवेश है। इसको अपन ने क्या किया, दोनों को लाए संपर्क में, इन दोनों को आपस में संपर्क में ले आए। सेम स्थिति वही है, कुचालक स्टैंड पे दोनों को रखा गया है। तो इस दोनों को आपस में जैसे ही संपर्क में लाएंगे तो दोनों में आवेश का वितरण हो जाएगा। यह आवेश का वितरण कैसे होगा, एक इसमें चला जाएगा और एक आवेश इसमें चला जाएगा, यानी इसमें +2 आवेश था तो एक में बचेगा +1 और दूसरे में चला जाएगा +1। अब इनको दोनों को अलग करेंगे तो एक पर बचेगा +1 एक आवेश और दूसरी पे बचेगा +1 आवेश, ठीक है। तो आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में ला करके आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया चालन के द्वारा आवेशन कहलाती है। इसका नाम चालन क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाए तो दोनों में आवेश का चालन हुआ, यानी आवेश का पुनः वितरण हुआ, और पुनः वितरण होने के बाद आवेश 2 भागों में बट गया, समान 2 भागों में। जैसे मैं कहूँ, मान लो ये आवेशित वस्तु है, इसके पास 10 कूलाम का आवेश है, एक दूसरी अनावेशित वस्तु ली, इन दोनों को आपस में संपर्क में लेके आए तो पहले वाले के पास 10 कूलाम आवेश था। जैसे मान लो इसके पास 10 कूलाम आवेश है, 10 आवेश है, तो यह आवेश क्या होगा, 5Q इसके पास चला जाएगा और 5Q इसके पास चला जाएगा, यानी इसका आवेश का समान रूप से बंटवारा हो जाएगा। आवेश वितरण की यह प्रक्रिया चालन के द्वारा आवेशन कहलाती है, ठीक है। अब आती है थर्ड प्रक्रिया। थर्ड प्रक्रिया होगी प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे होता है, देखो अपन इसी में भी 2 वस्तुएं लेंगे, एक तो होगी आवेशित और दूसरी वस्तु होगी अनावेशित। चालन में भी आपने एक आवेशित ली थी, दूसरी अनावेशित ली थी। अब प्रेरण के अंदर क्या होगा, वहां पर अपन ने चालन के अंदर दोनों को संपर्क में लाए थे, परंतु प्रेरण के अंदर बिना संपर्क किए, यानी सबसे पहले चालन की जो प्रक्रिया है उसमें अपन 2 यानी एक आवेशित और दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करेंगे। आवेशित करने की यह प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। या अपन ये कह सकते हैं कि एक वस्तु आवेशित और दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क किए आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। देखो ये प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया आपने देखी होगी, ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे अपन बाहर से आने वाली जो लाइट है उस लाइट को अपन ट्रांसफार्मर के अंदर उतारा जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कुंडलियां लगी रहती है, प्राइमरी कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली आवेशित होती है और ये प्राथमिक कुंडली प्रेरण के द्वारा द्वितीय कुंडली पर आवेश उत्पन्न करती है। इसी प्रकार ये प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया है, यानी ट्रांसफार्मर में दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अपने घरों के अंदर विद्युत धारा आती है। ये एक प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक वस्तु आवेशित लेंगे और दूसरी वस्तु अनावेशित लेंगे, दोनों को बिना संपर्क किए। देखो कैसे, अपन ने क्या किया, एक वस्तु ली सबसे पहले अनावेशित और इसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया
और इसके पास अपने पास दूसरी वस्तु लेके आए जो पहले से क्या है, आवेशित है। मान लो उस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको दो वस्तुएं ले ली, ये तो आवेशित हो गई और दूसरी अनावेशित हो गई। अब इनको दोनों को संपर्क में नहीं लाएंगे, यानी दोनों को पास में लेके आएंगे, दोनों को टच नहीं करेंगे। दोनों को जैसे मैं पास में लेके आऊंगा, देखो क्या स्थिति होगी। जैसे मैं इसको पास में लेके आऊंगा, इस पर धनावेश है, जैसे इसके पास में लेके आऊंगा तो इससे ये जो अनावेशित वस्तु थी, उस अनावेशित वस्तु के अंदर जो इसके पास वाली परत है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी इस पर धनावेश है तो पास वाली परत के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा और दूर वाली परत के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। यानी बिना संपर्क, ये दोनों आपस में संपर्क में नहीं है। तो इससे आगे अपन बढ़े, देखो अब अपन देखें तो देखो इस पर धनावेश, इसके पास वाली परत पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया और यहाँ पर क्या है, धनावेश है। अब यदि अपन ने इसको भू समर्पित कर दिया तो पृथ्वी देखो केवल इलेक्ट्रॉन दे सकती है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, यानी केवल इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है। तो अपने जैसे ही भू समर्पित किया तो यहाँ से देखो जितने यहाँ पर धनावेश है, इसका मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यदि यहाँ पर ऋणावेश होता तो पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यानी मैं दोनों प्रक्रिया आपको बताता हूं। देखो यहां पर धनावेश है, इसके कारण इस पर ऋणावेश पास वाली परत पर, दूर वाली परत पर हो गया धनावेश। अब अपन ने यदि इसको भू समर्पित, यानी इसको अपन ने किया है भू समर्पित, यानी भूमि से संपर्क कर दिया। तो जैसे भू संपर्कित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से आएंगे क्योंकि यहाँ पर धनावेश है, और यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब क्या स्थिति होगी, ये है धनावेश और ये अपने इसके पास में लेके आए थे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल धनावेश बचेगा, और यानी यहाँ वाली परत पर केवल क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। और ये धनावेश कहाँ हुआ, यानी ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आए, उतने इलेक्ट्रॉन आए जितने यहाँ पर धनावेश थे। तो 4 धनावेश थे तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऋणावेश। इसका मतलब देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। इस पर धनावेश है तो दूसरी वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब अपन विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने के लिए, यानी एक वस्तु आवेशित और दूसरी अनावेशित जो वस्तु है अपने पास, उसके अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया यूज में लेंगे, प्रेरण के द्वारा आवेशन। और दूसरा, यदि अपने को दोनों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना है तो अपन कौन सी प्रक्रिया काम में लेंगे, पीछे वाली, चालन के द्वारा आवेशन। दोबारा से देखना, बिना संपर्क किए, यानी प्रेरण के द्वारा आवेशन की क्या प्रक्रिया है, बिना संपर्क किए वस्तु के अंदर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। इसमें अपन 2 वस्तुएं लेंगे, एक तो आवेशित वस्तु होगी और दूसरी अनावेशित वस्तु होगी। दोनों, यानी दोनों को अपन क्या करेंगे, बिना संपर्क किए, यानी दोनों को पास लाएंगे। तो पास में लाएंगे तो जिससे वस्तु पर धनावेश है और जिस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, तो अनावेशित वस्तु के और जो आवेशित वस्तु है उन दोनों के पास वाली परत पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ और दूर वाली परत के ऊपर समान प्रकृति का आवेश हुआ। जैसे ही अपन ने भू समर्पित किया तो भू समर्पित करने पर पृथ्वी केवल इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जितना धनावेश था उस धनावेश को समाप्त करने के लिए पृथ्वी उतने इलेक्ट्रॉन देगी और यहाँ से इसका प्रभाव नष्ट होकर के इस वस्तु पर क्या बच गया, केवल ऋणावेश। इसका मतलब दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। इसी प्रक्रिया को अपन देखें, देखो यहाँ पर यदि ऋणावेश होता है इस पर और अपन इसको बिना संपर्क, यानी आपस में बिना संपर्क किए पास में लेके आए तो इस पर यहाँ पर क्या होगा, धनावेश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। और यदि अपन इसको भू समर्पित कर दें
तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होगी, पृथ्वी की ओर, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर की ओर जा रहे हैं। और प्रेरण के द्वारा आवेशन करने की प्रक्रिया, एग्जाम्पल अपन ने देखा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो अपन ने आवेशित करने की जो प्रक्रिया देखी वो 3 देखी, घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं अनावेशित होगी और चालन के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु आवेशित होगी, दूसरी अनावेशित होगी। और प्रेरण के द्वारा आवेशन में भी एक वस्तु आवेशित होगी और दूसरी अनावेशित होगी। परंतु चालन के अंदर दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, जबकि प्रेरण के अंदर दोनों वस्तुओं को आपस में बिना संपर्क किए आवेशन करने की प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।